नमस्कार। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव की जल्द होगी घोषणा। 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगी चुनाव प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की सराहना की। कहा, बिहार की तर्ज पर ही पूरे देश में होगा एसआईआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। कल पटना मेट्रो रेल का करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। सुपौल के सरायगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक लगभग 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को समय पर और सटीकता से पूरा करने के लिए बिहार के 90,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों की सराहना की है। चुनाव तैयारियों की 2 दिवसीय समीक्षा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कुमार ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने में बूथ स्तरीय अधिकारियों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए उनके प्रयासों को अनुकरणीय बताया। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के चरण के संबंध में उन्होंने विभिन्न दलों से बात की है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथियों के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। श्री कुमार ने कहा कि लोक प्रतिनिधि कानून के हिसाब से एसआईआर हर चुनाव से पहले कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एसआईआर कराए जाने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची पर दावा आपत्ति अभी की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिस प्रकार बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर संपन्न कराया गया है, वो देश में भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए नए उपायों पर भी प्रकाश डाला। श्री कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये भी स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, आधार कानून और सुप्रीम कोर्ट के
कई दिशा निर्देशों के तहत आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार पहचान का प्रमाण है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा, लेकिन पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो लगाई जाएगी ताकि मतदाताओं को पहचानने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि मतदाताओं को अब मतदान केंद्रों के बाहर तक मोबाइल फोन ले जाने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को भी मतदान केंद्रों के पास 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बूथ स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री कुमार ने बिहार के सभी मतदाताओं से चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करें, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए आज बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य चुनाव अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बलों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, बैंक, रेलवे और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों के साथ चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने के मुद्दे पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी बैठक में शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के पहलू और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के अलावा राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारियों के साथ राज्य में समन्वय का भी आकलन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये स्टेडियम न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों की मेजबानी करेगा, बल्कि युवाओं को खेल के क्षेत्र में नई दिशा भी देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत प्रदेश के 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ उन्होंने बिहार राज्य खेल सम्मान योजना से सम्मानित 812 खिलाड़ियों के बीच 7 करोड़ 43 लाख रुपए की सम्मान राशि वितरित की। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पटना मेट्रो रेल का कल विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो को उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के तहत 3 स्टेशनों पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर में मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। न्यू आईएसबीटी से 0 माइल का किराया 15 रुपया और न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन का किराया 30 रुपया होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर के पटना जंक्शन सहित 6 भूमिगत स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल का भी शिलान्यास करेंगे। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में चुनाव समिति की हुई बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बैठक के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी से मुलाकात की। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एक है और सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा। श्री मांझी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। फेयर तरीके से तो होगा ही, इसमें कोई सवाल क्या उठाना। फेयर तरीके से होगा, विशुद्ध रूप में होगा। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम और राजद के बीच कल पटना में एक अहम बैठक होने जा रही है। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और जेएम पार्टी महासचिव विनोद पांडे कल पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना, खगड़िया, दरभंगा, किशनगंज और भागलपुर जिले में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 385 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में पहली बार हुई असाधारण भारी बारिश से आम जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। शहर में जगह जगह जल जमाव से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर कोसी बराज से आज शाम 5 बजे तक 5,30,095 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। पानी के दबाव को देखते हुए बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने आज प्रमुख तटबंधों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी का निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर बिहार और आसपास के इलाकों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक राज्य के अनेक भागों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव की जल्द होगी घोषणा, 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगी चुनाव प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की सराहना की। कहा, बिहार की तर्ज पर ही पूरे देश में होगा SIR। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। कल पटना मेट्रो रेल का करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। सुपौल की सरायगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक लगभग 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।